हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपन चर्चा करेंगे मादा युग्मकोद विधि के विकास की प्रक्रिया का, जहां अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि जो इस प्रकार से जो बीजांड है जिसमें एक ही सक्रिय गुरु बीजाणु बनता है, जहां इसका ये बीजांड द्वारीय छोर, ये निभागीय छोर होता है। तो यहाँ एक ही गुरु बीजाणु, केवल एक ही गुरु बीजाणु जो कि अगुणित होता है, यही आगे जा कर के फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद विधि के विकास की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो कहलाता है एक बीजाणुक परिवर्धन, यानी कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद विधि के विकास का एक बीजाणुक परिवर्तन। दूसरी बात ये कि यहाँ ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु हैं, ये सबसे पहले अपने आकार में वृद्धि दर्शाता है। वृद्धि दर्शाने के साथ साथ इसका जो केंद्रक है, जो कि अगुणित प्रकार का है, इसमें आगे मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिनकी संख्या होती है टोटल 3, यानी कि 3 मुक्त केंद्रकीय विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप अंत में अपने पास टोटल 8 केंद्रक प्राप्त होंगे, जो कि समतुल्य होंगे किसके? समसूत्री विभाजन के। दूसरी बात कि यहाँ विभाजन से ठीक पहले, जैसे मान लीजिए मैं इस जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, मैं लिख देता हूँ सक्रिय गुरु बीजाणु, इसको यदि बड़ा करके इस प्रकार से अगर मैं शो करता हूँ, तो ये जो इसका केंद्रक है जो लगभग केंद्र में स्थित होता है, यहाँ छोटे छोटे आकार की रिक्तिकाएँ बन जाती हैं, जो आपस में बड़ी होकर के आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं, जिसके फलस्वरूप जीवद्रव्य जो है वो लगभग परिधि की ओर व्यवस्थित हो जाता है। किधर व्यवस्थित हो जाता है? परिधि की तरफ। फिर इसके बाद में यहाँ जो केंद्रक है, इसमें 3 मुक्त केंद्रकीय विभाजन होंगे या समसूत्री विभाजन होंगे, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रक बनेंगे। तो किस प्रकार मादा युग्मकोद विधि के विकास की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होती है, उसके लिए अपन एक डायग्राम की हेल्प लेंगे, जो कि कुछ इस तरह से है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ये बीजांड है, इस बीजांड का ये बीजांड वृंत, ये यहाँ बीजांड द्वार माइक्रोपाइल, और ये जो पार्ट है इसका वो है आपका चलाजा यानी कि निभाग। तो मैं यहाँ हिंदी में भी एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। ये निभागीय भाग है, ये आपका बीजांड द्वार है, और ये है बीजांड वृंत। अब यहाँ अपन देखेंगे कि ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये है सक्रिय गुरु बीजाणु, जो कि अगुणित संरचना के रूप में यहाँ देखने को मिलता है। 1, 2 और 3 जो अपन ने पीछे पढ़ा था, ये 3 जो हैं ये अपहाशित, ये कौन से हैं? अपहाशित गुरु बीजाणु, जो कि अपहाशित हो चुके हैं या अवशेष मात्र अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने यहाँ बाहर निकाला है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये इसका कौन सा सिरा है? निभागीय छोर, और ये इसका कौन सा सिरा है? बीजांड द्वारीय छोर। तो यहाँ भी अपन लिख देंगे बीजांड द्वारीय छोर और ये निभागीय छोर। अब यहाँ क्या होता है कि जो कोशिका द्रव्य जो है वो तो रिक्तिकाओं की वजह से परिधि की तरफ एडजस्ट हो जाता है। यहाँ इसमें प्रथम केंद्रकीय विभाजन, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 1 से कितने केंद्रक बनेंगे? 2 केंद्रक बनेंगे। तो ये 2 सेल्ड, इसे हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। तो ये 2 कोशिकीय हो गया।
दो केंद्रकीय, 2 न्यूक्लिएटेड, 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश। अब यहाँ क्या होता है, ये एक केंद्रक और ये दूसरा केंद्रक दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग अलग ध्रुवों पर जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। तो एक ध्रुव तो हो गया निभागीय और एक ध्रुव हो गया बीजांडद्वारीय। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। सेकंड न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो इसके द्वारा भी 2 केंद्रक बन जाएंगे, इसके द्वारा भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। ये हो गया 4 केंद्रकीय मादा युग्मकोद्भिद। अब यहाँ तीसरा और अंतिम मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। मुक्त केंद्रकीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा हर बार केंद्रक विभाजन के फलस्वरूप सामान्यतः कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पहले विभाजन के बाद केंद्रक बने, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। दूसरा विभाजन हुआ, 4 केंद्रक बन गए, लेकिन कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ। इसी तरह से तीसरा केंद्रकीय विभाजन होगा तो यहाँ 2 से टोटल हो जाएंगे 4 निभागीय छोर पे, और बीजांडद्वारीय छोर पर भी टोटल कितने हो जाएंगे 4। अब यहाँ इन केंद्रकों का रीअरेंजमेंट, यानी कि एक प्रकार से पुनर्व्यवस्था, केंद्रकों की पुनर्व्यवस्था, रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिसमें से क्या होता है, ये जो 4 हैं, एक ध्रुव से भी एक केंद्रक और दूसरे ध्रुव से भी एक केंद्रक, इस पूरे स्ट्रक्चर की, जिसे हम कह रहे हैं 4 कोशिकीय भ्रूणकोश। अब ये हो गया 8 न्यूक्लिएटेड, 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश या फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। अब ये जो 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश है, जिसमें दोनों ध्रुवों पर चलाजल और माइक्रोपाइलर एंड पे 4 केंद्रक हैं, उनमें से एक एक केंद्रक बिल्कुल मिडिल पार्ट में या सेंटर में या केंद्र में आकर के व्यवस्थित हो जाता है। और जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ अपन ने देखा कि ये 4 में से एक इधर आ जाएगा, इन 4 में से एक इधर आ जाएगा। तो यहाँ आप देखोगे निभागीय छोर पे भी कितने बचेंगे, 1, 2 और 3। इसी तरह से बीजांडद्वारीय छोर पे भी कितने बचेंगे, 1, 2 और 3। और बीच में एक इधर से आया था, एक इधर से आया था, तो कितने हो गए, 2। अब यहाँ केंद्रकों की जो व्यवस्था है वो कितनी हो गई, 3 + 2 + 3, यानी कि न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो न्यूक्लियस का जो अरेंजमेंट है वो हो गया 3 + 2 + 3। तो 3 + 2 + 3 की व्यवस्था में ये केंद्रक यहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं। केंद्रकों की पुनर्व्यवस्था के फलस्वरूप यहाँ अब कोशिका द्रव्य विभाजन कंप्लीट होता है, जहाँ विभाजन से ठीक पहले प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य है वो सघन मात्रा में व्यवस्थित हो जाता है, जहाँ प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति निर्माण के फलस्वरूप निभागीय छोर पे और बीजांडद्वारीय छोर पे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, निभागीय छोर पे और बीजांडद्वारीय छोर पे कोशिका भित्ति निर्माण के फलस्वरूप यहाँ भी 3 कोशिकाएं निर्मित होती हैं और यहाँ भी 3 कोशिकाएं निर्मित होती हैं। तो 3 कोशिकाएं इधर निर्मित हो गई, 3 कोशिकाएं इधर निर्मित हो गई और केंद्र में एक बड़े आकार की एक कोशिका इधर व्यवस्थित हो गई। तो केंद्रकों की व्यवस्था क्या रही, 3 + 2 + 3, और कोशिकाओं की व्यवस्था क्या रही, 3 + 1 + 3। तो केंद्रक टोटल 8 और कोशिकाएं टोटल कितनी हुई, 7। तो यहाँ जो अंतिम जो स्वरूप अपने को मिला वो क्या मिला, 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश, जो कि एक बीजाणुक परिवर्धन के द्वारा अपने को प्राप्त होता है। अब जो खास बात है वो ये कि निभागीय छोर पर बनने वाली ये तीनों कोशिकाएं
ये कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिन्हें आप लिख सकते हो एंटीपोडल सेल्स। सभी कोशिकाएं अगुणित होंगी। यहाँ जो केंद्र में जो कोशिका बनी है, इस एक जो केंद्रीय इस जो ये जो केंद्रीय कोशिका है, इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल, या जिसे आप लिख सकते हो, चूँकि केंद्र में है इसलिए केंद्रीय कोशिका। इसी तरह से माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 कोशिकाएं अपने को मिली हैं, इनमें से बीच वाली जो तुलनात्मक बड़े आकार की और उल्टी नाशपाती के आकार की जो कोशिका होती है, या नाशपाती के आकार की सी जो कोशिका है, इसको कहा जाता है अंड कोशिका। क्या कहते हैं इसको? अंड कोशिका। और जो 2 इसके पार्श्व में, एक ये और एक ये जो 2 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, एक अंड कोशिका और ये जो 2 हैं, वो कहलाती हैं सहायक कोशिका। तो टोटल मिलाकर के 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी चलाजल एंड पे, एक केंद्रीय कोशिका और नीचे की तरफ एक अंड कोशिका, और उसके दोनों ओर पार्श्व में 2 सहायक कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जहां एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाओं को मिलाकर के कहा जाता है अंड समुच्चय, यानी कि जिसे आप लिख सकते हो एग एपरेटस। दूसरी बात एक ये कि यहाँ ये जो दोनों केंद्रक हैं, बाद की अवस्थाओं में आपस में संलयित होकर के, युग्मित होकर के एक ही केंद्रक का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। इसलिए इसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस, एक इसका क्या नाम है? डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। दूसरा इसे द्वितीयक केंद्रक भी कहा जाता है, जो कि अपन आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। इसे द्वितीयक केंद्रक भी कहा जाता है। फिलहाल आपने को इतना याद रखना है कि यहाँ सहायक कोशिकाओं में नीचे की तरफ इस तरह से, अगर मैं एक अलग से बड़े आकार की सहायक कोशिका इस तरह से बना देता हूँ, ये एक सहायक कोशिका, ये एक दूसरी सहायक कोशिका और ये बीच में अंड कोशिका। तो यहाँ सहायक कोशिका के आधार पर इस प्रकार से अंगुली नुमा कुछ प्रवर्ध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंगुली नुमा प्रवर्ध। इन अंगुली नुमा प्रवर्धों को कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं इनको? फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका मुख्य जो काम है वो ये कि जब परागकण अंकुरित होकर के पराग नलिका का निर्माण करते हैं, और वो जो नर केंद्रक लेकर के आती है पराग नलिका, तो ये उस पराग नलिका की डायरेक्शन, यानी कि उसकी दिशा को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। इसे अपन बाद में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार इसको रफली रिवाइज कर लेते हैं। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं मेगा स्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, जिनमें से 3 अपहाशित हो जाते हैं। एक शेष बचता है जो कि सक्रिय गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करता है और आगे जा कर के एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश के निर्माण में या मादा युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है, जिसमें लगातार 3 मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। प्रथम विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर गति कर जाते हैं। एक निभागीय छोर पर चला जाता है, एक बीजांड द्वारीय छोर पर चला जाता है। वहीं इनमें दूसरा केंद्रकीय विभाजन होता है जो कि एक्चुअल में समसूत्री होता है, जिसके फलस्वरूप दोनों छोरों पर या दोनों ध्रुवों पर 2-2 केंद्रक निर्मित होते हैं। तीसरे केंद्रकीय विभाजन के फलस्वरूप दोनों ध्रुवों पर 4-4 केंद्रकों की निर्माण होता है, जहां इनकी पुनर्व्यवस्था यानी कि रीअरेंजमेंट यहाँ होता है। इनका रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट में दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक केंद्र में आकर के व्यवस्थित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप निभागीय छोर पे भी 3 केंद्रक बचते हैं। केंद्र में 2 केंद्रक आ जाते हैं क्योंकि एक इधर से आया है और एक इधर से आया है, और बीजांड द्वारीय छोर पे भी कितने केंद्रक बचते हैं? 3। तो जो केंद्रकों की जो व्यवस्था है वो हो जाती है 3+2+3। अब यहाँ ये पुनर्व्यवस्था के फलस्वरूप यहाँ कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन की प्रक्रिया में प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, जहाँ कोशिका भित्ति का निर्माण कर दिया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे निभागीय छोर पे 3 कोशिकाएं निर्मित होती हैं, तीनों अगुणित होंगी।
और इन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इसी तरह से बीजांड द्वारीय छोर पे भी 3 कोशिकाएं निर्मित होती हैं, जिनमें 2 पार्श्व जो कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं, और जो केंद्र में या बीच में स्थित होती है वो कहलाती है अंड कोशिका। जहां अंड कोशिका और सहायक कोशिका यानी कि 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं, टोटल हो गई 3, ये मिलकर के अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं, जिसे एग एपरेटस कहा जाता है। केंद्र में एक सबसे बड़े आकार की कोशिका का निर्माण होता है, जिसे केंद्रीय कोशिका कहते हैं। केंद्रीय कोशिका की जो खास बात ये है कि इसमें प्रारंभिक स्थिति में 2 अगुणित केंद्रक आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि बाद की अवस्थाओं में निषेचन के दौरान ये दोनों केंद्रक संलयित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है, और द्वितीयक केंद्रक को संलयन केंद्रक या डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। डेफिनेटिव न्यूक्लियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण यानी कि जब ये दोनों संलयित हो जाएंगे तो इसका जो निर्माण है वो ऐसे केंद्रकों से हुआ है जो ध्रुवों से गति करके आए थे, तो इसलिए इसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस या द्वितीय केंद्रक भी कहा जाता है। तो अंत में अपने पास 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। चूँकि ये एक बीजाणुक परिवर्धन के द्वारा होता है, जहाँ कोशिकाओं की व्यवस्था 3+1+3, किन की व्यवस्था? कोशिकाओं की, और 3+2+3 ये किसकी व्यवस्था? न्यूक्लियाई यानी कि केंद्रकों की व्यवस्था। तो अगर ऐसा कोई भी मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जो कि एक बीजाणुक परिवर्धन दर्शाता हो, जिसमें कोशिकाओं की व्यवस्था 3+1+3 और केंद्रकों की व्यवस्था 3+2+3 हो, तो इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो कहलाता है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम भ्रूणकोश यानी कि मादा युग्मकोद्भिद, या जिसे हम कह सकते हैं एम्ब्रियो सैक। इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न आया है। इस बार भी एक ट्रिकी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था, जिसमें जो ट्रिक या जो घुमा करके प्रश्न को दिया था एग्जामिनर ने वो ये था, एग्जामिनर ने सामान्य जनरली जो पूछते हैं वो भ्रूणकोश का नामांकित चित्र पूछते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने पूछा एक निषेचित भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें काफ़ी बच्चे धोखा खा गए थे, क्योंकि निषेचित भ्रूणकोश जो होता है वो इस अवस्था में देखने को नहीं मिलता। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें, समझें। कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या कोई भी जो दिक्कत है वो आप डाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में अपन परागण की बात करेंगे, पॉलिनेशन, जिसमें स्वपरागण, परपरागण और परपरागण की कुछ विधियाँ, स्वपरागण और परपरागण के लिए कुछ अनुकूलन जो कि पौधों में नेचुरली पाए जाते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।